नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और आज आप सभी यकीनन बहुत खुश होंगे। स्क्रीन में जिनके साथ शेयर कर रहा हूं दिग्गज पत्रकार हमारे बड़े भाई श्री गौरव अवस्थी जी। आप बहुत स्वागत है दादा आपका कैपिटल हेडलाइंस के इस लाइव शो में। आपका भी दादा से हम बात करेंगे बहुत खास मुद्दे पर। आज प्रियंका गांधी की बात करेंगे जो कांग्रेस की नेता है। उन्होंने कुछ दिन पहले नामांकन जब केरल की वायनाड सीट पर किया था और वायनाड वही सीट है जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट, क्योंकि वो 2 सीटों से जीते थे, वायनाड और रायबरेली, उन्होंने रायबरेली को अपने साथ रखने का फैसला किया। रायबरेली जो पारिवारिक सीट है और गौरव दादा भी हमारे साथ रायबरेली से ही जुड़े हैं, वायनाड से लेकिन लौटे हैं। वायनाड जब राहुल गांधी ने उसको छोड़ा तो प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया और जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया प्रियंका गांधी ने, उस दिन उन्होंने कहा कि 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रही हैं, तमाम लोगों को चुनाव लड़ा चुकी हैं। पहला प्रचार किया था अपने पिता राजीव गांधी का, फिर मां सोनिया गांधी, उसके बाद भाई राहुल गांधी। इस बीच में सैकड़ों कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बताया कि 35 साल बाद खुद पहली बार मैदान में उतरी हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए प्रतिष्ठित अखबार है। यहाँ पर दादा का आर्टिकल छपा है कि राजनीति में प्रियंका की दमदार एंट्री को बेताब वायनाड। दादा अभी अभी लौटे हैं वायनाड से, जमीन पर देखकर आए हैं कि क्या हाल है। कुछ तस्वीरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी। आपको मैं बता दूं कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, प्रचार थम जाएगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि वायनाड के लोगों के लिए प्रियंका गांधी खुद भी स्टार है। कितनी बड़ी स्टार है ये दादा से समझेंगे, लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रचार कर रहे थे प्रियंका गांधी के साथ। और आपने एक विवाद भी सुना होगा प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के दिन कि ये कहा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर छोड़ दिया गया था। प्रियंका गांधी ने उसकी सफाई दी। वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, खुद को यूपी की लड़की बताती हैं। यूपी से पुराना नाता गांधी परिवार का रहा है। दिल्ली पर इनकी नजर है। ये क्या स्थितियां बन रही हैं सीधे दादा से हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से इंदिरा गांधी से जैसे प्रियंका गांधी की तुलना होती है और ये खुद भी उसी तरह की बात। लव, पीस एंड ब्रदरहुड does not suit the BJP because their politics is not about the people. Their politics is not about development. It is not about building a better future for you. It is about dividing you, about spreading hatred, about spreading anger, about spreading, whether you're a farmer, whether you run a small business or you're a shopkeeper, from all sides, all you face are troubles. There is no support system for you. I can see so many shops here. Eyesight shop. I can see the Bros shop there, Gusto. I can see Alo. The older people amongst you must remember my grandmother Indira Gandhi and what a deep respect and connection she had with the tribal people of India. She always told us that your way of living, that you were connected to the forests, to the land, to the waters of the earth. This was the right way of living. And as the world advances, it is also turning back to these traditional ways. तो दादा आप सीधे बात, आपसे मैंने एक छोटी सी भूमिका रख दी जिससे कि लोग समझ सके। आप तो सीधे लौट के आए वायनाड से, क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या स्थिति है जमीन पर? जीत तो सभी लोग पक्की बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी होगी और आपका जो आर्टिकल है उसमें भी आपने कह दिया है कि वो जीतेंगी और दावा जो है 3,64,000 से राहुल गांधी जीते थे। आपकी रिपोर्ट में जो पढ़ रहा था वहां आपको लोगों ने बताया कि 5 लाख का मार्जिन होगा जीत का। आप क्या देख कर आए? जो वायनाड एक तो बहुत सुदूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां जाना अपने में ही बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही है। बड़े बड़े नेताओं को दुभाषी रखने पड़ते हैं अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने और आम लोगों की भावना को जानने में भी हम लोगों को। लेकिन वायनाड चूंकि ये कर्नाटक के बॉर्डर का जिला है तो
कर्नाटक में आप जानते ही हैं कि हिंदी को तो समझ लेते हैं, और ये भी टूटी फूटी हिंदी जानने वाले मिल जाते हैं थोड़ा बहुत, कि आपकी भावना, आप अपनी भावना, अपनी बात उनको कन्वे कर सकते हैं, वो आपको अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, और कभी की मदद भी लेनी पड़ती है। तो वायनाड जो हम लोगों ने देखा, जितने भी लोगों से बात की, वो तो जो हमने रिपोर्ट का जिक्र किया है आपने, वो हमने नहीं लिखा, वो लोगों की जो बातचीत का सार है, जो निचोड़ है, उसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जितने भी लोगों से बात हुई, उसमें अधिकांश लोगों ने प्रियंका की जीत को ही रेखांकित किया। कोई ऐसा मतलब बहुत नहीं मिला कि जो कहे कि वो हार सकती है। ये भी कुछ कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि राहुल से ज्यादा मार्जिन से जीत होगी, और जो 5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, जो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं, आम लोग तो उनको कहते हैं कि पहला चुनाव जब राहुल गांधी जी ने लड़ा 2019 में, तब उनको अमेठी में कुछ हालात अच्छे नहीं लगे थे, और सेफ सीट जो समीकरण है उसके आधार पर वायनाड को चुना गया, और उसका रिजल्ट भी आया कि 64 पॉइंट समथिंग उनको 64% से अधिक वोट मिला, और एक ह्यूज मार्जिन से उनकी जीत भी हुई। और अभी प्रियंका गांधी कुछ अधिक बढ़ा हुआ है, और लग रहा है कि प्रियंका गांधी को का मार्जिन राहुल गांधी से ज्यादा जाना चाहिए, जैसा लोग वहां के बोल रहे हैं। तो अभी रिजल्ट का इंतजार तो सबको करना ही पड़ता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी दादा, इंतजार सभी कर रहे हैं, और जो बात आपको लोगों ने बताई और जो बात आपने लिखी आपसे हम तक पहुंची और आज कैपिटल हेडलाइंस को देखने वालों तक पहुंच रही है। ये बात कोई नई बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है, और ये बात वही बात है जो लोग कहते रहे कि राहुल गांधी से ज्यादा चार्म है प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी से बड़ा करिश्मा है प्रियंका गांधी का, और उस करिश्मे की बात न हो, भाई बहन का मुकाबला होता हुआ न दिखे, इसीलिए 35 साल से सिर्फ प्रचार कर रही थी प्रियंका गांधी, पर्दे के पीछे उनको रखा गया था। और ये बताया जाता है कि 10 जनपद की ये यानी फैमिली की एक रणनीति थी कि राहुल चुनावी राजनीति में रहेंगे, प्रियंका पीछे रहेंगी। लेकिन जब कांग्रेस आज रसातल में जा रही है, तब प्रियंका नाम की संजीवनी की जरूरत है। और उत्तर भारत से इसलिए नहीं उतारा गया कि केरल की आवाज यहां तक कम आती है, लेकिन आप तो वहां पहुंच गए और आपने सब कुछ देख लिया, और वही हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपने महसूस किया, क्या देखा, क्योंकि आपने राहुल को लगातार चुनाव लड़ते देखा, उनके पहले चुनाव से लेकर अब तक। तो वो वायनाड या समूचा केरल कहें तो ये आइडियल स्टेट है ही है। हम सब जानते हैं कि लिटरेसी रेट वहां पर इतना अधिक है, वहां का जो सिविक सेंस है वो एक अलग तरह का है। और हमें तो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पहली बार किसी चुनाव को देखने के लिए पहुंचा था, और मीडिया हाइप में है प्रियंका गांधी, चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रही है, एक ऐसे परिवार से की सदस्य होने के बाद भी। आप ये सोचिए कि जो देश के प्रथम राजनीतिक परिवार का सदस्य हो, और वो 25 और 35 साल संसदीय राजनीति के लिए इंतजार करे। आज इतना पेशेंस तो नए पदार्पण करने वाले लोगों में देखा है, और इतना पेशेंस जो प्रियंका गांधी ने अपनी संसदीय राजनीति की पारी शुरू करने में दिखाया, इसको लोगों को सराहना चाहिए। नहीं तो कब का वो राज्यसभा में जब चाहती वो जा सकती थी। और वायनाड के जो माहौल हमने देखा, और जो हम यूपी में देख कि जितना शोर जमीन पर, जितना शोर मीडिया में, उतना शोर वहां पर नहीं दिखा। अब एक दो जुलूस भी हमने देखे, लेकिन वो जुलूस किसी भी शांति को भंग नहीं करते। शांत प्रिय तरीके से जुलूस, जैसे कोई मौन प्रोटेस्ट हो रहा हो चुनाव मांगने में, चुनाव के दौर में वोट मांगने का तरीका भी मौन जुलूस था, कोई नारा नहीं।
हमने कोई नारा नहीं सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने एक दो मीटिंग्स भी अटेंड की, छोटी छोटी गांव के वार्ड मेंबर्स जो आयोजित कर रहे हैं, गांव में जाना हुआ। तो वहां पर इंडिविजुअली कोई बात नहीं करने वाला है कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये नहीं हुआ। सब कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर। एक कोई हमें मतदाता मिली, वो सरकारी कर्मचारी थी, उनका नाम शायद लतिका था, उन्होंने बताया था। उनकी फोटो भी हमने खींची, नाम कोड नहीं किया इस रिपोर्ट में क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रियंका जीतेंगी, मतलब बिना किसी हिचक के। यहाँ तो सरकारी कर्मचारी जब हम किसी सर्वे में निकलते हैं, ओपिनियन लेने निकलते हैं, तो हाथ जोड़ के बहुत दूर भागते हैं कि भैया। उसने सब बताया, ये भी नहीं कहा कि मेरा नाम मत दीजिए, उसने बात बताई और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो होना चाहिए यहाँ के लोगों। और हाईवे जो वायनाड होके जो वायनाड से मैसूर का रास्ता जाता है, तो मैसूर का रास्ता शाम को 9 बजे रात में जंगली पूरा इलाका है, वो बंद कर दिया जाता है, सुबह 6 बजे फिर ओपन होता है। तो इससे जो है एक, अच्छा वायनाड का जो इलाका सुल्तानपुर बटेरी, एक बटेरी विधानसभा क्षेत्र है, वो वहां से व्यापारिक लेन देन भी, लोगों का आना जाना मैसूर के 1 किलोमीटर है करीब। और कोझिकोड जो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोझिकोड, वो भी 100 किलोमीटर है। तो वहां लोगों ने बताया कि हम लोग मैसूर फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। और सुल्तानपुर बटेरी जो नाम है विधानसभा क्षेत्र का या टाउन का, तो उसको कि टीपू सुल्तान यहाँ पर अपने शस्त्रागार बनाए थे, अपने शस्त्र यहाँ रखते थे, उसका नाम इसलिए भटेरी। तो वो कुछ अपभ्रंश के साथ हुआ है, तो सुल्तान की भटेरी थी वो, यहाँ पर वो शस्त्रागार था उनका, शस्त्र रखते थे। तो लेकिन जो 2 डिमांड्स हमारे सामने उस महिला कर्मचारी ने रखी, आम मतदाता को हम उसमें नहीं गिन सकते। और उसमें मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेडिकल कॉलेज, हमारी उम्मीद है कि प्रियंका आएंगी तो मेडिकल कॉलेज होगा। ये एक नया एक हाईवे है जो 30-40 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। तो एक हाईवे की, नेशनल हाईवे में आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ पूरे देश में हाईवे बन रहे हैं और यहाँ वहाँ नेशनल हाईवे इस तरह के नहीं है जो आपके एक्सप्रेस वे और इनका जो धूम धड़ाका चल पूरे दूसरे स्टेट्स में। तो वहाँ के लोग इसको, वो जंगल होने की वजह से कुछ सरकार परमिट नहीं करती है, जंगली जानवरों की वजह से। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य था कि जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं उनमें भी वो शोर नहीं। अगर कहीं माइक इस्तेमाल हो भी रहा है तो वो उस तरह का माइक नहीं है कि 100 मीटर दूर तक, केवल प्रेमाइसेस में जहाँ गैदरिंग है उतने लोगों को सुनाई पड़े, उतने तक माइक डेसिबल उतना लाउडली केवल चलता है। तो वो जो सेंस है लोगों का केरल का, वो हमने नजदीक से देखा। और मैं वहाँ के लोगों को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो पूरे देश में उनकी छवि है वो हमें वहाँ देखने को मिली, तो उसने प्रभावित भी किया। काश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी इसी तरह का परिवेश होता चुनावों के दौरान कि आम जनता परेशान नहीं होती। आज एक पब्लिक मीटिंग होती है तो आप देखिए कि पूरा शहर का यातायात अस्त व्यस्त हो जाता है, खाने पीने के सामान की चीजें नहीं मिलती हैं, तो सबसे बड़ी जाम की समस्या पैदा होती है। तो हमने वो देखा, कहीं न नारा हमको दिखा, न नारा लिखा हुआ दिखा, न नारा सुनाई पड़ता हुआ हमें कहीं सुनाई पड़ा कि कोई नारा लगा रहा हो। और जो मीटिंग्स है उनमें केवल जैसे आइडियोलॉजी की बात हो रही है, प्रत्याशी की बात हो रही है कि हमको इनको जिताना है। हमने कुछ भाजपा की भी देखी, कुछ सीपीआई जो मिलपेट्टा है, मलपेट्टा उसका हेडक्वार्टर है वायनाड का, तो वहां हमने देखा बाजार में सीपीआई का एक बंदा वो स्टेज ऐसा बना हुआ है और अपना केवल स्पीच कर रहा है, सुनने वाली कोई जमा नहीं है, आते जाते लोग सुन रहे हैं। तो ये जो माहौल और परिवेश चुनाव का हमने वहां देखा, अगर ऐसा परिवेश काश उत्तर प्रदेश और हमारे नॉर्थ में आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कतें तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। कि सबसे बड़ी दिक्कत आप भी जानते हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर किसी दल ने कोई रैली बुलाई है तो फिर क्या होता है दिल्ली के साथ।
यूपी, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर पे क्या हाल बन जाता है। तो मैं केरल के उन पढ़े लिखे और सब तरह के जो सेंसिटिव लोग हैं, जो सिविलाइजेशन में सबसे आगे हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने चुनाव में वहाँ जो हमने कुछ लिखने की कोशिश की है अपने टूटे फूटे शब्दों में, हाँ, न कोई इंडिविजुअल आपसे कोई डिमांड कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी से। किसी ने अगर बात की है, अगर 10 में 1-2 लोग बोले हैं तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की करते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स की बात है। इंडिविजुअल तो कोई बात करने वाला ही नहीं, किसी के मन में ही नहीं, उनके ना स्वभाव में है, ना उनकी कोई डिमांड है, और ना उनको ये पसंद है कि कोई आके हमको तमाम तरह के प्रलोभन दे और हमारा वोट ले जाए। तो वो अपने विचारधारा के स्तर पर, अपने विवेक के आधार पर वोटिंग करते हैं, ये सही है। जैसे कई लोगों ने बात किया, मैंने आर्टिकल लिखा, उसको शेयर किया, जैसे आपके साथ शेयर किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां तो तुष्टीकरण है मुस्लिम और वो समीकरण, तो ये इसमें हमें कोई बुराई नहीं लगती। जब हम एक अपने घर के बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने भेजते हैं, कहीं नौकरी करने भेजते हैं, तो कोशिश करते हैं कि स्कूल के कॉलेज के बगल में उसको कमरा मिल जाए, पीजी मिल जाए, वो सेफ साइड ढूंढते हैं। तो ये राजनीतिक परिवार है, और अगर उन्होंने प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल पारी शुरू करने के लिए, विधिवत संसदीय पारी, उसके लिए कोई सेफ सीट चुनी है, तो कोई आलोचना का आधार नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है। जी दादा, आपने केरल के लोगों की बात की। मैं तो, कई मेरे मित्र हैं केरल से, पीटीआई में जब मैं काम करता था तो मुझे सौभाग्य मिला, तमाम सारे मेरे मित्र उस दौर के अभी तक मेरे साथ हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि हमारे दिल में तो जोश है, नारेबाजी है, लोगों से मिलना जुलना है, वो एक कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन हमें इसी में मजा आता है। और अचानक हम बिल्कुल केरलाइट नहीं हो पाएंगे, मलयालम वाली वो बात नहीं आ पाएगी। लेकिन बहुत खूबसूरत आपने बताया कि किस तरह का है, और चुनाव आयोग भी इन चीजों को देखता है और खुशी होता होगा निश्चित तौर पर। और राहुल गांधी ने जब साउथ और नॉर्थ के डिवाइड की इस तरह की बात की थी, मतलब कंपैरिजन किया था, तो वो एक अलग कंट्रोवर्सी हो गई थी। शायद वो यही बात बताना चाह रहे होंगे जो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ये भी क्या कोई फैमिली की रणनीति है कि केरल उनको भेज दिया जाए, जो करिश्मे की गूंज है वो यूपी, नॉर्थ, दिल्ली आते आते वक्त लग जाए? क्या क्या रणनीति रही होगी? क्योंकि रायबरेली भी छोड़ सकते थे राहुल गांधी। राहुल गांधी को साउथ पसंद है, राहुल गांधी बहुत तारीफ कर चुके हैं। उसमें मेरा अपना जो मानना है कि वायनाड अब गांधी परिवार के लिए ऐसी सीट पहली बार बनी। देखिए, जब जब राजनीतिक रूप से संकट कोई ऐसा राहुल गांधी के सामने आया है, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी राजनीतिक संकट फेस किया। सोनिया गांधी भी जब फर्स्ट टाइम आई तो उनके मन में भी कोई डाउट रहा होगा अमेठी में, तो उन्होंने बेल्लारी को भी लिया। लेकिन उनकी बात की पहले की 2 पीढ़ियों ने, आज के जो गांधी परिवार के वारिस हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक संकट आया, चिकमगलूर को अपनाया। सोनिया गांधी जी ने जब उनको कुछ संदेह रहा होगा तो उन्होंने बेल्लारी को अपनाया। और लेकिन वहां से चुनाव जीतने के बाद बेल्लारी और चिकमगलूर गांधी परिवार के वो पीढ़ी भूली। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में कि गांधी परिवार का, इस बात को हमने कोट किया और लोगों ने भी, वहां कांग्रेस के लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि फर्स्ट टाइम गांधी परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। अब ये जो बात है कि समीकरण, तो नो डाउट 2009 में ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया है। 1980 में वायनाड जिला बना है। वायनाड नाम का जो गांव या कस्बा कहीं है, अभी मैं उसको खोज नहीं पाया था, बहुत दिन नहीं रुका। आप भी जानते हैं कि इतनी दूर जाना और वहां पूरे 100 किलोमीटर से लंबा उसका दायरा है, उतना मुमकिन नहीं है।
लेकिन जो वहाँ के इक्वेशंस हैं उसमें कोई नहीं है कि 41% मुस्लिम है वहां पर और 14% ईसाई वोट है। अब जो बीजेपी का आधार बन सकता है वो 45% हिंदू वोट है। अब हिंदुओं में भी जो अभी आपने रिसेंटली कल प्रियंका जी की मीटिंग आपने स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हमारी दादी इंदिरा गांधी जी बहुत गहरे से आदिवासियों से जुड़ी थी। ये बात वो वहां उस चुनाव क्षेत्र में कह रही है जहां से वो पहली बार लड़ रही हो। इस बात को बड़े स्ट्रांगली कह रही है कि आदिवासियों से जुड़ी थी, उनसे उनका कनेक्शन था, क्योंकि दलित आदिवासी समुदाय वहां बहुतायत में यानी 9% जनजाति का आदिवासियों का वोट है, 7% SC का वोट है। तो ये सारे समीकरण अगर चाहे तो वो ईसाई और मुसलमान वोट पे ही फोकस करके उनको वोट जीतने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन वो जनजातियों और जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजाति और दूसरे वर्गों को भी जोड़ के जो बात हो रही है वो प्रियंका गांधी के स्तर पे भी दिख रही है, लोगों की भावना के स्तर पे भी दिख रही है कि वो जो ह्यूज मार्जिन का जो दावा कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, या आम लोगों ने, जैसे हमने एक ऑटो ड्राइवर से बात किया तो ऑटो ड्राइवर कहा कि वो 70% मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी से ऐसा रहा, वो प्रियंका की तरह दिखती हैं, उनकी वो लड़ती हुई हमको दिखती हैं, वो हमको मजबूत दिखती है इंदिरा गांधी की तरह। तो वो जो उनका एक इमेज बिल्डिंग है वहां के लोगों के दिमाग में, जो हमने महसूस किया वो यही है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी के अंदर पॉलिटिकल सेंस, राजनीतिक काबिलियत, लोगों से कनेक्ट करने पे, पिछले 25 साल से मैं उनको देख रहा हूँ रायबरेली अमेठी में। जब 99 में कैप्टन सतीश शर्मा और रायबरेली में पहली बार चुनाव लड़ने आए और अरुण नेहरू उनके मुकाबले में थे, तब से मैं प्रियंका गांधी के कैंपेनिंग स्टाइल को मैंने देखा है लगातार इस 24 के चुनाव तक। तो उनके अंदर पब्लिक से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा स्किल है, उसको स्किल क्या कहें, ये कहिए कि उनकी ट्रेनिंग तो घर पे चलती ही रहती है और उनको कुछ गॉड गिफ्टेड भी है कि जब वो लोगों से कनेक्ट करती हैं तो वो नेचुरलिटी उसमें दिखती है। जब राहुल गांधी कनेक्ट करते हैं तो उसमें कहीं कुछ बनावटीपन महसूस होने लगता है आम लोगों को। तो वो चीज, उस चीज में प्रियंका आगे है और तब हमें ये विश्वास करने का कारण बन जाता है कि हो सकता है कि उनकी पहली एंट्री है और वो राहुल गांधी से अधिक मार्जिन से वहां से सांसद के रूप में चुनकर आ जाए। अच्छा, दूसरा है कि प्रियंका गांधी जैसा भारी भरकम प्रत्याशी है और बीजेपी ने अपने पार्षद नव्या हरदास को वहां प्रत्याशी बनाया। बीजेपी का इसमें भी हमने इस रिपोर्ट में आप देखेंगे आखिरी में हमने जो एनालाइज किया है कि जो बीजेपी 14 और 19 में 7% वोट पा रही थी, 3% पा रही थी, उसके बाद 24 में उसको 13% वोट मिला है। वोट उसका बढ़ रहा है बीजेपी का और दूसरे, लेकिन अभी दूसरे पायदान पर सीपीआई ही खड़ी हुई है। तो बीजेपी को अभी तो मुकाबले में सीपीआई को पीछे छोड़ना है, फिर उस सीट में जीत का ख्वाब देखना होगा। इस बात को हमने लिखा है कि सीपीआई लगातार 4 चुनाव, 5वां चुनाव उपचुनाव के रूप में हो रहा है, तो 4 चुनाव कांग्रेस जीती है। तो जो कारणता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जैसे राहुल गांधी जी पहली बार चुनाव लड़ने गए तो उनको 64% से अधिक वोट मिला और अभी जब दूसरा चुनाव लड़ा तो 59 पॉइंट समथिंग मिला, तो 5.25% का डिक्रीज है उनके वोट शेयर में राहुल गांधी जी के। तो ऐसा नहीं है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करता है। लोग फिर 5 साल को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, उसी का भी असर हो सकता है, दूसरे दलों की अपनी मेहनत का भी असर हो सकता है। वो नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाए। तो उन सब देखते हुए अभी जो हमें प्रारंभिक रूप से महसूस हुआ इतनी दूर जाके और 2-3 दिन में बहुत कुछ रीड कर लेना, हम ये नहीं कहते कि हमने जो भी रीड किया है वो सब सही है, लेकिन जो लोगों की भावना, जितनी भी लोगों से बातचीत हुई उसमें जो समझ में आया कि हो सकता है कि
प्रियंका गांधी चूंकि एक स्माइली फेस है, एक बड़ा फेस है, गांधी परिवार की वारिस है, पहला उनका चुनाव है, ये सब फैक्टर मिलके सामने एक कमजोर प्रत्याशी का होना, इससे हो सकता है कि वो राहुल गांधी के मार्जिन को क्रॉस कर दे, ऐसा मुझे अनुमान लगा है। जी हो सकता है मैं गलत भी हूँ रिजल्ट आने के बाद। नहीं नहीं दादा, मैं तो बहुत आपका समय ले लिया, लेकिन एक सवाल जरूर मेरे मन में है, इसलिए मैं वो पूछूंगा जरूर आपसे। और आपने तो जो आपका एनालिसिस है सारा जमाना जानता है कि डॉट आप प्रेडिक्शंस करते हैं, आपकी जमीनी रिपोर्ट हम तो लगातार बरसों बरस से पढ़ते ही हैं। शायद हमारा प्रोग्राम देखने वाले तमाम लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। राहुल गांधी ने रायबरेली, जो कि गांधी फैमिली की विरासत मानी जाती है, फाइनली वो विरासत वाली सीट उनको मिल गई सोनिया गांधी से, तो यानी अब टोपी रहेगी परिवार की विरासत की राहुल गांधी के सिर पर। प्रियंका गांधी को सेकंड सीट दी गई है, भले उसको सेफ कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसा अजय राय ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यूपी कांग्रेस के, तब उन्होंने दावा किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर के सामने बनारस से उतारेंगे प्रियंका गांधी को, और लोगों के अंदर बड़ा जोश था। और राहुल गांधी ने, अगर आपको याद हो, बाद में कहा कि अगर मेरी बहन लड़ गई होती बनारस से तो वो जीत जाती। ये राहुल गांधी ने खुद फील किया और कहा, ये उनका फेमस ये बयान है। तो उत्तर प्रदेश में जो वायनाड में प्रियंका गांधी का करिश्मा दिख रहा है, यूपी में क्योंकि लोग ज्यादा लाइवली हैं, जैसा आपने खुद ही कहा, नारे लगाते हैं, जोश भरते हैं, और आज यूपी में कांग्रेस की वो स्थिति है कि समाजवादी पार्टी 9 में से 1 विधानसभा सीट भी नहीं देती है। तो प्रियंका गांधी अगर यूपी से लड़ती तो क्या कांग्रेस के लिए वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? क्या फैमिली के अंदर ही कोई दिक्कत है, इस वजह से उनको यूपी की जगह केरल भेजा गया है? क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो केरल की जमीन सूट करती है, लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए यूपी बेहतर है। और प्रियंका अगर यूपी से उतरती तो शायद कांग्रेस को जो फायदा मिलना चाहिए, वो केरल में कितना मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहां ज्यादा फायदा मिल सकता था। ये बात आपकी सही है, लेकिन आप भी जानते हैं राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। राहुल गांधी जी ने जरूर ये अपनी आभार सभा में ये कह दिया कि प्रियंका वहां से लड़ती तो जीत जाती, लेकिन आप इस रूप में देखिए कि रायबरेली में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल उनकी सत्ता है और 15वें साल की ओर अग्रसर है, 11वां साल चल रहा है। एक भी मीटिंग रायबरेली में मोदी जी ने नहीं की चुनाव के दौरान। ये आपसी समझ होती है, कितना भी वो कह दें, मुझे अपना यकीन है कि जो इन लोगों के इस स्टेटस के नेताओं के बीच में, परिवारों के बीच में जो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल चलता है, वो दोनों मानते हैं, उसको कहेगा कोई नहीं। कह देना आसान बात है, करने की बात जब आएगी तो क्या कारण बनता है कि आप राहुल गांधी को अमेठी में डिफीट देने के लिए मोदी जी मीटिंग कर सकते हैं? ये कारण क्यों नहीं बन सकता कि वो सोनिया जी को डिफीट देने के लिए रायबरेली में भी मीटिंग कर लेते, फिर अमित शाह को भेज दिया जाता? तो ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके आपस के प्रोटोकॉल्स हैं, और उनपे हम लोगों को बहुत ज्यादा केवल दूर दूर से देख के समझना और अपना अनुमान करने की बात है। वो उन्होंने कह दिया होगा किसी जोश और उत्साह में, या उनकी लीड घट गई थी, जैसा कि सोनिया जी की पिछले चुनाव में लीड घटने के बाद बीजेपी भी बहुत उत्साह में थी, उनके तमाम नेता उत्साह में थे कि शिंग कर दी हमने उनकी लीड और इस बार तो हरा ही ले जाएंगे। फिर वो लीड अचानक से फिर जम कर जाती है। तो उसकी बात नहीं है, बात ये है कि परिवार में हमने फिर एक बार ये बात कहना चाहेंगे कि जब भी हम अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो सेफ देखना चाहिए। और परिवार के अंदर जो आप बात उठा रहे हैं कि कोई बात है क्या अंदर, अगर होती तो 25 साल प्रियंका गांधी तो इंतजार नहीं करती, कोई भी वेट नहीं करेगा। इतना पेशेंस किसी के अंदर आए तो वो उनको पता है। एक बात ये भी जानकारी में ये कि जब पेशेंस लूज किया तो मेनका गांधी के सामने आज भी 40 साल 50 साल गुजरने के बाद भी संघर्ष जारी है।
परिवार में वो जरूर लड़के अलग हुई, उनके जो भी वो अहम के टकराव हुए होंगे उस समय हुए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि उनका संघर्ष आज भी जारी है और जी गांधी परिवार के नाम की एक्सेप्टेंस उनकी नहीं बन पाई। जी तो कहीं ना कहीं इस सारे माहौल को, इस सारे इतिहास को तो गांधी परिवार के सारे सदस्य देखते सुनते रहते ही होंगे। तो बहुत सोच समझ के निर्णय। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में आने में क्या दिक्कत थी। कितने लोगों को उपकृत करता है गांधी परिवार। ऐसे ऐसे नाम हमारे आपके सामने मोदी जी भी ले आते हैं, जो उस जगह जो हाइट में पहुंच जाता है। पॉलिटिक्स की हाइट तो वही है प्रधानमंत्री। तो वो ऐसे ऐसे नाम मोदी जी भी देख के चौंकाते हैं कि अरे यार, इन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, इन्होंने राज्यसभा से। तो प्रियंका जी को जाने में आप खुद सोचिए, क्या उनको राज्यसभा में जाने में कोई दिक्कत होती क्या कभी। लेकिन पेशेंस वो परिवार का भी है, उनका खुद का भी है। हमें जो महसूस हुआ इतने दिन से काम करते हुए, तो देखते हुए उनको रायबरेली में प्रचार करते हुए उनके परिवार को थोड़ा सा समझने की कोशिश में, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी सेफ साइड लेके और वायनाड ने चूंकि उनको मुश्किल समय में साथ दिया राहुल गांधी का, इस आधार पे उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकिन जो वहां अपना कैंडिडेट बना के राजनीतिक और संसदीय पारी शुरू कराने का उपक्रम शुरू किया है। हो सकता है कि वो वायनाड को अपनी परिवार की तीसरी सीट भी कन्वर्ट कर ले, क्योंकि वो समीकरण भी है और लोगों का धीरे धीरे अटैचमेंट और अफेक्शन भी इसी तरह बनता है, नेता और जनता दोनों का। तो ये हो सकता है कि इन फ्यूचर, अभी तो आपने देखा ही कि रेहान वहां दिखाई पड़ गए थे, क्योंकि जिसको लेके विवाद हुआ कि रेहान थे और खड़गे नहीं थे। फिर रेहान गायब हो गए, खड़गे या इंटर कर गए, जो भी रहा हो। तो आगे पीछे तो बालिग वो भी होने वाले होंगे इन फ्यूचर। वो अमेठी आ जाए, वो वायनाड चले जाए। तीसरी परिवार की एक सीट तैयार करने की भी एक इसमें कोशिश देखी जानी चाहिए कि स्टेट छोटा है लेकिन स्टेट महत्वपूर्ण है और अगले वहां साल से चुनाव अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो वो सब चीजें देख के अभी फिलहाल हमें जो प्रभावित हुआ, प्रियंका जी की जो संसदीय पारी शुरू होगी, कितने वोटों से जीतेंगी, चर्चा इस पे चल रही है। हार की तो चर्चा नहीं दिख रही कहीं पर, लेकिन हमें वहां जाके जो माहौल, जो वहां का की सभ्यता, वहां की जो लिटरेसी, साक्षरता, पढ़ा लिखापन, वो धरातल पे भी दिख रहा है। तो इस चीज को यूपी, वहां आप कह रहे हैं कि बहुत समय वक्त लग जाएगा। हमें लगता है कि यूपी में अभी एक कर्नाटक में एडीजी रैंक के अधिकारी से बात हो रही थी। हमने कहा यूपी की पुलिसिंग को आप किस तरह से देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिसिंग अभी ऐसा कोई चेंज हम नहीं देख रहे कि कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि इधर बहुत चर्चा में रही है यूपी पुलिस, बुलडोजर, इनकाउंटर, फलाने दिमागे। तो हमने उनसे बात की। हमने कहा अच्छा, सबसे स्टेट्स अच्छे कौन से हैं जहाँ पे पुलिसिंग अच्छी। तो उन्होंने कहा साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं। हमने कहा यूपी को कितना आप देख रहे हैं कि कब ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा अरे दशकों लग जाएगा, यूपी उस तरह बन ही नहीं सकता। तो अभी ऐसी संभावना नहीं दिख रही। और ये बात तो हम लोगों को, वो पुलिस अधिकारी जो डीजी रैंक के कर्नाटक में है, 1-2 साल बाद वहाँ डीजीपी रैंक में हो जाएंगे प्रमोशन पाके, वो रायबरेली के ही है। फॉर्चुनेटली हमारी उनकी अभी 10-15 दिन पहले ही एक घर पर कहीं पर मुलाकात हुई। तो हम समझ रहे थे कि पुलिसिंग, जो पुलिस चर्चा में है, जिसको लोग कह रहे हैं कि दूसरे नॉर्थ के दूसरे स्टेट्स कह रहे हैं कि हम भी बुलडोजर नीति लाएंगे, और जिसपे ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो बुलडोजर नीति आई पुलिस की, उसको भी हम समझना चाहते थे। तो उन्होंने कंडेम किया कि ये तो सारे बीच के सारे चैनल ही खत्म हो जाएंगे डेमोक्रेसी के अगर इस तरह होगा, ये उनका कहना था। तो अच्छा ये होगा कि साउथ के राज्यों की तरह, ये केरल नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा तक भी हम आए, तो भी अगर उस तरह का कोई माहौल उत्तर प्रदेश और अपने उत्तर के राज्यों में बने, तो हम लोगों के लिए, भले हम लोग ना देख पाए, हमारी पीढ़ियां देखें, लेकिन उसका लाभ तो उनको मिलेगा ही।
नहीं, निश्चित तौर पर दादा आप गए तो उससे बहुत से लोगों को पता चला, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बस एक आखिरी छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपका बहुत टाइम मैंने ले लिया है और मुझे थोड़ा एम्बेरसमेंट भी लग रहा है क्योंकि आप व्यस्त हैं काफी, केरल से घूम कर आए हैं, लेकिन मेरे को ये समझना जरूरी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जीत रही है ये बड़ा क्लियर है आपकी रिपोर्ट पढ़ के, पहले भी रिपोर्ट आ रही थी और आपने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब केवल मार्जिन की लड़ाई है। तो प्रियंका गांधी का मुकाबला अगर किसी से है तो सत्यन मुकेरी से नहीं है, वो नाव्या हरिदास से नहीं है, उनका मुकाबला राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो पार्लियामेंट पहुंचेंगी, आना दिल्ली है, वायनाड में रहने वाली नहीं है। वायनाड में जैसे प्राकृतिक आपदा हुई थी तो हमने देखा कि राहुल प्रियंका दोनों गए थे, आज रोड शो करेंगे। चुनाव जीतने के बाद वो वायनाड रहने नहीं जा रही, रहना उनको दिल्ली में है, रहना उनको यूपी में है, ये बात बड़ी क्लियर है। तो पार्लियामेंट में दिल्ली में क्या वो एक शील्ड के तौर पर होंगी राहुल गांधी की, जो उनका रोल इतने दिनों से रहा है, या पार्लियामेंट में एक जो आपने कहा स्माइलिंग फेस, मुस्कुराने वाले चेहरे बहुत कम दिखने लगे पार्लियामेंट में, गुस्से में लोग ज्यादा रहते हैं, या एक इंदिरा गांधी वाला एक दोबारा फ्लेयर आएगा, वो उनका अंदाज आएगा, जो उनकी वाक पटुता है वो सब दिखेगा, एक नई प्रियंका गांधी हमें वहां दिखने वाली है, या राहुल गांधी को शील्ड देने वाली प्रियंका गांधी, एक बहन जो इतने साल से रक्षा करती रही है अपने भाई की, उसी रूप में वो दिखने वाली है, क्या होने वाला है? देखिए, ये हमें लगता है कि वो रहेंगी शील्ड की तरह ही, लेकिन वो जहां भी रहती हैं उनका अपना तो आ ही जाता है। तो उनकी अभी तक की जो हमने देखा 25 साल में कई बार इस तरह की चर्चाएं चली कि राहुल और प्रियंका के बीच में डिफरेंसेस हैं, बाहर कुछ चीजें लोगों ने उड़ाई भी, सारी चीजें, लेकिन वो कहीं से प्रमाणित नहीं हो पाई, उसका कहीं से कोई प्रमाण किसी को नहीं मिला। जो सदन के अंदर राहुल गांधी पे जो अटैक हुआ, हमें लगता है कि जब उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई तो एक शील्ड के तौर पे कि गांधी परिवार को अगर इस तरह के कोई दूसरे अटैक हो तो गांधी परिवार वहां शून्य ना हो, इसलिए भी एक प्रियंका गांधी की संसदीय मौजूदगी का ये ताना बाना बुना गया है। नहीं तो वहाँ केरल में तो चेन्नी तालाब अपने में बड़ी सशक्त, रमेश चेन्नी तालाब जानते हैं, वह सशक्त, उनकी बड़ी ग्राउंड पे बहुत पकड़ है। केसी वेणुगोपाल भी वहीं से आते हैं, इस बार तो सांसद भी हैं, लेकिन जो वहाँ लोगों ने बताया कि उनकी जमीनी पकड़ कुछ नहीं है, उनकी वो राजनीतिक पकड़ वो दिल्ली में बहुत है, लेकिन रमेश चेन्नी तालाब की बड़ी पॉपुलर नेता है वहाँ के, कर सकते थे। लेकिन हमें लगता है कि ये जो उनकी सदस्यता पे जो अटैक हुआ पीएम मोदी 2 में, उसको लेके ये परिवार में जरूर आया होगा कि अब ऐसा कुछ हो इन भविष्य में तो एक परिवार का सदस्य और हो जो उस पे ऑफेंसिव हो सके, डिफेंड कर सके, जिस तरह से भी वो मौजूदगी बनी रहे, शून्यता ना आए। ये भी एक कारण प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का हो सकता है। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी अभी तक लोकसभा में बैठा करती थी, अब वो राज्यसभा चली गई। सोनिया गांधी मुखर नहीं रहती थी, केवल इशारे से अपने साथी एमपीज को कहती थी कि आप बोलें। प्रियंका गांधी रहेंगी तो शायद उनको चुप करना उस तरह आसान नहीं होगा, और एक महिला है तो एक जो एडवांटेज मिलता है, जहां से तमाम सारी महिलाओं को हमने देखा, स्मृति जी तो इस बार चुनाव हार गई, एक स्मृति ईरानी खड़ी होती थी, उसके बाद एक एक करके सारी महिला सांसद खड़ी हो जाती थी घेरने के लिए, वो एडवांटेज शायद अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा, कांग्रेस उसको नलीफाई कर सकती है। वो स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया तो वहाँ अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी गए थे प्रचार में, गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं, वो लगातार 3-4 दिन उनके कैंपेनिंग किया, तो उनको इसी बात का वेटेज मिल रहा है कि स्मृति ईरानी चूंकि वायनाड में भी जाके प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ की थी, तो वहां भी ये इशू बन रहा है। हमने देखा कि वो केएल शर्मा को इस बात का वेटेज मिल रहा है कि वो स्मृति ईरानी को लोग बड़े पसंद कर रहे हैं, जिससे उनके लिए बहुत एक हीरो टाइप के नेता के रूप में प्रस्तुत हुए वहां पर उस समाज में जाके। और 1-2 मीटिंग में तो हमने ऐसा भी देखा कि कुछ लोगों ने उनका, किसी ने गाल चूम लिया, किसी ने हाथ चूम लिया, तो बड़ा पसंद कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो बोलापन वायनाड में करके आई थी,
उसका पूरा रिवार्ड जो है वो हराने के उसका जो सबसे बड़ा रिवार्ड उनको वायनाड में मिलता दिखाई दिया कि लोगों ने उन्हें एक हीरो के रूप में अपने बीच में देखा और उनको मतलब गांव के लोग महिलाएं फोटो खिंचाने को उन्हीं से आते हैं। प्रियंका गांधी को तो छोड़ दिए कि स्मृति ईरानी जो यहाँ आके बोली थी राहुल गांधी के खिलाफ, वो स्मृति ईरानी को हराने का क्रेडिट उनको इस रूप में वहां मिल रहा था। तो इसलिए हमें देखिए बाकी तो अनुमान ही होते हैं, हम आप तो अनुमान करते हैं और निर्णय तो जनता को देना है और जनता का निर्णय 23 नवंबर की शाम को हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। जी दादा, जी बिल्कुल दादा। और शर्मा जी वाकई हीरो है, आपने उनकी तारीफ की। मतलब जो हाई प्रोफाइल चुनाव उन्होंने जीता, जिस एडवर्स कंडीशन में जीता, शर्मा जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। चुनाव जनता जिताती है, लेकिन जनता का दिल आपको जीतना होता है। शर्मा जी ने उनके ऊपर जो पत्थर फेंके गए, उनको जिसे कहा जाता है कि जो आपके ऊपर स्टोन्स फेंके गए, आपने उनको माइलस्टोन बना दिया। शर्मा जी की तारीफ होनी चाहिए। वायनाड में हो रही है, ये और भी सुखद आश्चर्य है। लेकिन वायनाड पर आज नजर है, प्रियंका गांधी को लेकर चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। राहुल गांधी वहां होंगे। जीत का मार्जिन दादा ने प्रेडिक्ट किया है कि शायद लोगों का जो कहना है कि राहुल गांधी से बेहतर हो। आप इनका अगर ये आर्टिकल पढ़ना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हेडलाइन तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन वो पूरी तरीके से मैं आर्टिकल नहीं दिखा पा रहा हूं। जो लोग मेरे को मैसेज करेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे मैसेज करके करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी मैसेज करके करेंगे, तो मैं अपना नंबर भी छोड़ेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूं, डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। खास तौर पर जो राजनीति के छात्र हैं, उन्हें दादा को पढ़कर सीखना चाहिए। हम लोग लगातार सीखते रहे हैं। और दादा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि इतना लंबा समय हमने आपसे लिया, लेकिन आपकी वजह से हम आपकी एक छोटी सी बात इसमें और आपको कोट कर दे कि जो सुल्तानपुर बटेरी जिसका हमने जिक्र किया टाउन है, कांग्रेस और सीपीआई दोनों के इलेक्शन ऑफिस अगल बगल बने हुए थे और इतने पीसफुल थे कि दफ्तरों के अंदर ही अंदर जो सारी हलचल सेंट्रलाइज थी। सड़क पर उसकी कोई ना शोर था, ना कोई प्रभाव था, ना कोई दुष्प्रभाव था। और अगर अपने यूपी बिहार में इस तरह से अगल बगल हो तो रोज नारेबाजी हो, कहीं झगड़ा झंझट भी हो जाए। तो ये वहां के लोगों की सभ्यता को भी रेखांकित करना जरूरी है कि दो पॉलिटिकल पार्टी, दोनों राइवल पार्टीज और नियरेस्ट राइवल पार्टीज हैं और दोनों के अगल बगल इलेक्शन ऑफिस हैं। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको लगा ही नहीं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अगल बगल ऑफिस है। लग रहा था कि एक शोरूम उनका है, एक शोरूम उनका है, पीसफुल कैसे होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति काश जब भी आए हम लोगों की पीढ़ियां शायद देखें अपने उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल दादा, ऐसे ही लोकतंत्र में ऐसे ही चुनाव की उम्मीद की जाती है। और इन लोगों को तो चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक वीडियो बनाकर भेजें, क्योंकि दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और बीजेपी का लगातार आरोप होता है कि आप वहां लड़ते हैं, तो ये बता दें कि हम चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप लड़ रहे हैं, दुश्मन नहीं है। और राजनीति में होना भी यही चाहिए। बहुत आभार दादा आपका, और देखने वालों को निश्चित तौर पर बातचीत पसंद आई होगी। बहुत आभार दादा। अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपका भी धन्यवाद, आभार। दादा, हमारा सौभाग्य है, ये तो आपका प्लेटफॉर्म है और हम लोग तो आपसे सीखते हैं। आपकी नजरों से केरल और वायनाड हमने यहाँ से देख लिया, और ऐसा लग रहा है कि वोट पड़ेंगे 13 को, नतीजे आएंगे 23 को, लेकिन आपने अभी तस्वीर साफ कर दी। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया दादा, नमस्कार।